Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is mutual inductance of two long solenoids. क्योंकि इससे पहला जो लेक्चर हमने उसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक्सप्लेन किया, कोएफिशिएंट भी पढ़ा और फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को वो भी पढ़े. नाउ वी विल डिस्कस म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमारे पास दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं. ठीक है ना. हम यहाँ पे दो सोलेनॉइड्स कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल S1 एंड S2 सोलेनॉइड्स. ठीक है ना. आप जिनकी लेंथ हम ऑलमोस्ट सेम लेंगे सच दैट जो सोलेनॉइड S2 है ना वो सराउंड करता है सोलेनॉइड S1 को कम्प्लीटली लाइक दिस. मैं यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊंगा. फॉर एग्जांपल दिस इज डॉटेड, में ये बारीक सा बना रहा हूँ. दिस इज सोलेनॉइड फर्स्ट, ताकि दूसरा सोलेनॉइड हमें आसानी से दिख जाए. ये हमने सोलेनॉइड फर्स्ट बनाया, दिस इज सोलेनॉइड S1 जिसकी लेंथ हम कुछ L ले रहे हैं, और इसी पे हम दूसरा एक सोलेनॉइड लगा रहे हैं जो सराउंड करता है इस सोलेनॉइड को लाइक दिस, ताकि आपको क्लियरली दिखे कि एक्चुअली सोलेनॉइड सेकंड इज सराउंडिंग द सोलेनॉइड फर्स्ट लाइक दिस. दूर से आपको दिखा जो बारीक सा बना हुआ है सोलेनॉइड S1 रिप्रेजेंट करता है बेटा, और जो उसके ऊपर हमने दूसरा सोलेनॉइड लगाया है S2. दोनों की जो लेंथ हमने वो सेम ली है, दोनों की लेंथ हमने सेम एज L ली है. ठीक है ना. यहाँ पे दो सोलेनॉइड लिए हुए हैं. सोलेनॉइड S1 शोन बाय दिस थिन लाइन. ठीक है ना. दिस थिन पोर्शन इज शोइंग एज द सोलेनॉइड S1, whereas S2 is shown by this much thicker than that S2 and having the same length, such that the solenoid S2 is surrounding the solenoid S1. यानी solenoid S2 क्या है, इसके ऊपर है, solenoid S1 के ऊपर है completely. अगर हम लेंगे इसी तरह N1 और N2 हम लेंगे इनकी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ solenoid S1 एंड S2. ठीक है ना. थोड़ा सा लिख के भी रखूंगा मैं. हमारे पास कितने solenoid है, यानी S1 और S2 solenoid है. S2 surrounds S1. S2 क्या कर रहा है, ये सराउंड कर रहा है S1. दोनों की जो लेंथ है, लेंथ दोनों की सेम है. वो कितनी लिया हमने, L ली है. और N1 एंड N2 बी दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली. ठीक है ना. और N1 N2 इनकी क्या है, टर्न्स है, मगर क्या N1 एंड N2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो देयरफॉर अगर N1 पर यूनिट लेंथ है तो वो एक्चुअली अगर हम लेंगे N1 कैपिटल N1 एंड कैपिटल लेंगे, टोटल टर्न्स लेंगे. यानी अगर कैपिटल N1 एंड कैपिटल N2 आर टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 एंड S2, तो देयरफॉर N1 किसके बराबर आएगा बेटा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंगे वो सिंपली आएगा बराबर N1 बाई L. एंड N2 किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ विल बी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ L. वो तो चूंकि लेंथ दोनों का सेम है, तो देयरफॉर दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया N1 सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए सोलेनॉइड S1 में N1, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड S2 में N2. तो बट स्मॉल N1 जो रिप्रेजेंट करता है, ये कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो देयरफॉर N1 किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, और N2 विल बी इक्विवेलेंट टू दिस. ठीक है ना. यहाँ तक तो ठीक है ना. सपोज दैट अगर हम कहेंगे कि करंट I1 पास हो रहा है थ्रू सोलेनॉइड S1. इस सोलेनॉइड S1 में हम कहेंगे कि इसमें कुछ करंट I पास हो रहा है. ठीक है ना बेटा, लाइक दिस करंट I पास हो रहा है इसमें. सोलेनॉइड S1 में हम कह रहे हैं करंट I1 रादर हम लेंगे, करंट I1 पास हो रहा है थ्रू सोलेनॉइड S1. उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड S1 मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड इट. आपको पता है ऑलरेडी, आपने सोलेनॉइड पढ़ा है, जब भी सोलेनॉइड में करंट पास होता है तो उसके अंदरूनी पार्ट में, इंटरनल पार्ट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. आउटसाइड तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उसको ऑलमोस्ट हम जीरो लेते हैं. सो देयरफॉर व्हेन करंट I1 विल पास थ्रू दिस सोलेनॉइड S1, due to the passage of the current through it, usually a magnetic field will be produced inside it, and therefore उससे क्या होगा, जो magnetic flux will be linked with coil S2. जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से इस कॉइल S2 जो इसके ऊपर लगी हुई है, इस S2 का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो लिंक हो जाए, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा. ठीक है ना. तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड S1 inside it,
a magnetic flux will be linked with coil S2. Obviously चूंकि जब यहाँ पे इनसाइडली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनस, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइनस इस सोलेनोइड S2 जो उसके ऊपर लगा हुआ है इससे क्रॉस करेंगे, तो विच मीन्स इसके साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ इस सोलेनोइड S2 के साथ. सो देयरफॉर जब इसके साथ कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ तो लेट दैट मैग्नेटिक फ्लक्स बी टेकन एज φ2, आप ले लो उसको विद द सोलेनोइड S2. वो डायरेक्टली किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डायरेक्टली डिपेंड करेगा करंट विच इज पासिंग थ्रू सोलेनोइड S1, बिकॉज जब भी करंट इसमें पास होगा तब यहां पे इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, तब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जब सोलेनोइड S1 में करंट पास होगा. अगर आप देखोगे बिफोर करंट, जब करंट था ही नहीं तो देवर एज यूजुअल ऐसे ही जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कुछ वहां पे होने वाला नहीं है. लेकिन जो ही हमने सोलेनोइड S1 में करंट I1 पास किया तो करंट I1 पास होने की वजह से सोलेनोइड S1 में मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली प्रोड्यूस हुआ, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलेनोइड S2 में के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. ठीक है ना? तो देयरफॉर जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ इस सोलेनोइड S2 में, इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द करंट पासिंग थ्रू सोलेनोइड S1. तो इतना आपने याद रखना है. तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, वो तो आपको पता है, अभी हम लिखेंगे भी किसके बराबर है सोलेनोइड, वो आपने ऑलरेडी देखा भी है सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है. तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जिस सोलेनोइड S2 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा. तो लेट मी टेक इट एज द मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 ले लो आप बेटा, लिंक्ड with the solenoid S2 is directly proportional to the current I1, है ना, which is passing through solenoid, passing through S1, which is passing through solenoid S1. That is, कहने का मतलब है φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 बेटा. ठीक है ना? φ2 किसके बराबर है? φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1. तो देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी को आप बेटा चेंज कर सकते हो यहाँ पे, तो विच मीन्स प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के साथ, दैट इज φ2 इज सिंपली इक्विवेलेंट m, बट आई विल टेक इट एज 2:1 I1. ठीक है ना? तो देयरफॉर वेयर दिस M21 इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनोइड्स. ठीक है ना? When current passes through solenoid S1 and induced EMF is produced in S2. That's why it is taken as M21. That's coefficient of mutual induction of second solenoid with respect to first. क्यों? Because जब first solenoid में current pass होता है तब उसमें magnetic field produce होगा, उसकी वजह से second solenoid के साथ magnetic flux vary होगा. तो जब इस second solenoid का magnetic flux vary हुआ तभी वहां पे क्या होगा? induced EMF generate होगा, induced current वहां पे generate होगा. तो therefore जो वहां पे mutual, चूंकि यहाँ पे mutual induction होगा, दो coils है, तो therefore जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो M21. ठीक है ना? दैट्स म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड सोलेनोइड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट्स M21 इज द कोफिशिएंट. फिर से मैं बोल रहा हूं, M21 इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनोइड्स व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू सोलेनोइड S1 एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन सोलेनोइड S2. है ना? जब करंट आप सोलेनोइड S1 में पास कराओगे तो उस वक्त इंड्यूस्ड EMF किस सोलेनोइड में प्रोड्यूस होगा? वो सेकंड सोलेनोइड में प्रोड्यूस होगा. एज इजी एज यू लाइक. ठीक है ना? नब जो आपको ऑलरेडी पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इनसाइड सोलेनोइड वो कितना होता है. नब यहाँ पे आकर हम देखेंगे चूंकि करंट हमने पास किया है सोलेनोइड फर्स्ट में, तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनोइड S1 एंड पासिंग द करंट थ्रू, वो कितना होगा? दैट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द solenoid S1 on passing current through it. वो कितना है बेटा? आपको ऑलरेडी पता है, दैट्स B1, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड इट, दैट्स म्यू नॉट NI ऑलरेडी होता है. नब ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गया और करंट कितना है? I1 है. तो देयरफॉर आपको ऑलरेडी पता है सोलेनोइड में जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सिंपली किसके बराबर होता है? म्यू नॉट NI. लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंगे N1 है फर्स्ट सोलेनोइड में और करंट I1 हम इसमें से पास करवा रहे हैं. तो जैसे ही करंट पास होगा ना सोलेनोइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कन्फाइन्ड टू द स्पेस विद इन द सोलेनोइड ओनली. ऑलरेडी यू नो दैट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सोलेनोइड. मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ अंदर से ही प्रोड्यूस होगा ना सोलेनोइड के इंटरनल पार्ट में, टर्नों के अंदर. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो कन्फाइन कहाँ पे रहती है? उस किस स्पेस में? जो सोलेनोइड के अंदर है. देयरफॉर
जब आप करंट पास थ्रू सोलेनॉइड, याद रखो, तो देयरफॉर आपने याद रखना है जब करंट पास होता है ना थ्रू सोलेनॉइड S1, जब S1 में यहाँ पे करंट पास होगा, ये जो बारीक सा कॉइल बना हुआ है, जब इसमें से करंट पास होगा तब जो एन्यूलर रीजन है, एन्यूलर रीजन एक ये वाला रीजन, ये स्मॉल रीजन जो इस कॉइल और सेकेंडरी इस कॉइल यानी फर्स्ट सोलेनॉइड और सेकंड सोलेनॉइड के बीच वाला पोर्शन है, इसको एन्यूलर रीजन कहते हैं। देन ये एन्यूलर रीजन बिटवीन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू सोलेनॉइड्स, यहाँ पे फील्ड जीरो होगा। व्हाई? बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब सोलेनॉइड में करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली प्रोड्यूस होता है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है और हम जीरो लेते हैं। हालांकि रियलिटी में थोड़ा सा करंट यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे हम आइडियल केस की बात करेंगे कि जो एन्यूलर रीजन है दैट्स रीजन बिटवीन द स्पेस बिटवीन दीज टू सोलेनॉइड्स, बिटवीन ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस या ये वाला स्पेस, इसमें हम यहाँ पे कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज जीरो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ना विथ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2, ये वाला, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2, ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्विवेलेंट टू B1 टाइम्स द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है किसके बराबर है? फाई इज इक्विवेलेंट टू B क्रॉस A, दैट्स B डॉट A, सॉरी नॉट क्रॉस, B डॉट A, दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम्स द एरिया, है ना। तो अब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स द एरिया, दैट्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स द एरिया, दैट्स फाई इज इक्विवेलेंट B डॉट A, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट B मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया। अब यहाँ पे अगर हमने इस दूसरी कॉइल सेकेंडरी, ये जो हमारे पास दूसरा सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो पहले ही मैंने आपको कहा हमें सारा देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ तक है इसमें। अब मैग्नेटिक फील्ड आप देखो एन्यूलर रीजन में हमने जीरो लिया, इन पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ है? अंदर है, इस फर्स्ट वाले टर्न में। सो दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स अब लिंक होगा ना विथ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2, यानी ईच टर्न, ये एक टर्न, ये दूसरे टर्न, हर एक टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो किसके बराबर होगा? वो सिंपली होगा बराबर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड S1, कि एरिया क्रॉस सेक्शन इसका कितना है। बाकी जो एन्युलर रीजन है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलो ये लाइन में यहाँ पे भी आपके लिए लिख के भी रखूंगा, लेकिन इससे पहले आपने थोड़ा सा यहाँ पे खुद लिख लेना है कि जब करंट पास होता है सोलेनॉइड में तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्फाइंड रहती है within the space of the solenoid only. Therefore जो करंट पास होता है ना solenoid S1 में, तो एन्युलर रीजन में वहाँ पे जो एन्युलर रीजन होता है ना बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस ऑफ टू solenoids, वहाँ पे फील्ड जीरो होता है। ठीक है ना, पॉइंट में मैं बनाऊंगा एन्युलर रीजन बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द टू solenoids, two solenoids their field is zero। एन्युलर रीजन जो बिटवीन दो क्रॉस सेक्शन में वहाँ पे फील्ड कितना रहता है? वहाँ पे फील्ड जीरो रहता है। देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है ना, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with each turn of the solenoid S2 will be किसके बराबर होगा? सिंपली magnetic field, that's B1, that's magnetic field produced inside solenoid first one and multiplied by cross section of the solenoid S1। अब ए हम एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो देयरफॉर जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स विथ ईच टर्न होगा, दैट देयरफॉर विल बी सिंपली इट विल बी इक्विवेलेंट टू B1 टाइम्स A। ठीक है ना, या मैं अब इसको बनाऊंगा भी एक पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2 विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू B1 टाइम्स A। ठीक है ना, यानी कि फिर से मैं बता रहा हूं जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ना हर एक टर्न के साथ दूसरे सोलेनॉइड का, जो हमने ऊपर लगाया था सोलेनॉइड का, वो सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स किससे बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन, क्वाइट सिंपल। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वहां पे? यानी अब हमने ये एक टर्न का हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, तो देयरफॉर जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ S2, अब टोटल होल मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होगा पूरे इस दूसरे सोलेनॉइड के साथ, वो कितना होगा? दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट φ2। वही है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस वाज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड S2, दैट सिंपली विल बी इक्विवेलेंट टू बेटा B1A।
ठीक है ना, ये एक टर्न के साथ इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। समझ में आया बेटा? ये हमने यहां पे निकाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सोलेनाइड। अब होल एक टर्न के साथ इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, तो देयरफॉर पूरे सोलेनाइड के साथ कितना होगा, इट विल बी B1 टाइम्स A इंटू N। ठीक है ना, समझ में आया बेटा? इट विल बी B1 टाइम्स A इंटू N2, बिकॉज यहाँ पे हम दूसरे सोलेनाइड का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले हमने निकाला कि मैग्नेटिक फ्लक्स हर एक टर्न के साथ कितना लिंक है, वो हमने देखा, वो B1A है। तो देखो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सोलेनाइड, सेकंड सोलेनाइड, दैट विल बी सिंपली इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न के साथ B1A है, नंबर ऑफ टर्न इसमें N2 है। अब N2 किसके बराबर है, यहाँ पे हमने देखा भी N2 किसके बराबर आएगा, वो आएगा N2, वो आएगा सिंपली स्मॉल N2 टाइम्स L। इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूँ, या इस तरह भी आप रख सकते हो, इट इज B1A इंटू N2L। ठीक है ना, एज दिस कैपिटल N2 सिंपली इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। अब B1 आपको ऑलरेडी, अभी हमने B1 निकाला, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड कितना होता है, तो देयरफॉर हमारा φ2 किसके बराबर आएगा बेटा, इट इज B1 को अपना वैल्यू दो, म्यू नॉट N1 I1 इंटू N2L। ठीक है ना, तो देयरफॉर और सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट दैट्स φ2 इज सिंपली इक्विवेलेंट म्यू नॉट N1 N2 AL I1। सारा आया ना? ए में यहाँ पे भूल गया था बेटा, ए भी है ना यहाँ पे, म्यू नॉट N1 I1 N2 AL, दैट्स म्यू नॉट N1 N2 AL, सारा कुछ आया। ये निकला हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है सारे दूसरे सारे सोलेनाइड के साथ, सोलेनाइड S2 के साथ। ठीक है ना। नाउ अगर हम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे नाम देंगे, दैट्स चूंकि यहाँ पे बाद में हम वो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये इसको सेकंड नाम दिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट φ2, ये भी है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सोलेनाइड, ये भी है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनाइड साइड। इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर इट इज M21 I1 इज सिंपली इक्वलेंट टू M21 I1, भी किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट N1 N2 AL I1 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आपको म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बेटा यहाँ पे मिलेगा, दैट्स म्यू नॉट N1 N2 A into L। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच यूजुअली यहाँ पे जनरेट होता है जब आप दो सोलेनाइड्स को एक्चुअली इस तरह कनेक्ट करते हो। ठीक है ना, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन अगर आप चाहो तो आप नंबर ऑफ टर्न्स के जरिए से भी निकाल सकते हो। उसमें N1 आपने किसके बराबर है, N1 L के बराबर है, और N2 को वैल्यू देना है, वो N2 L के बराबर है। तो देयरफॉर बेटा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा M21 भी इक्वलेंट म्यू नॉट, N1 को अपना वैल्यू दो, इट इज N1 L इंटू N2 L इंटू L इंटू एक L कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर M21 इज इक्वलेंट म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइड बाई L। तो देयरफॉर दिस इज इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये हो गया था इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये वाला पोर्शन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चाहिए ये आप याद रखो, ये आप याद रखो, इट इज़ वन इन द सेम थिंग। सो ये एक्चुअली हमें निकला कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स निकला जब एक्चुअली हम करंट पास करवा रहे थे फर्स्ट सोलेनाइड से, सोलेनाइड S1 से, और इंड्यूस्ड EMF सोलेनाइड S2 में जनरेट हो रहा था ड्यू टू इट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट। ठीक है ना, हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम चलो वो भी अगर हम देख लेंगे, वो भी हम कर लेंगे। नाउ अगर हम क्या करेंगे, लेट अस फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू सोलेनाइड्स। जब हम करंट को पास करेंगे थ्रू सोलेनाइड S2, अगर इंस्टेड ऑफ, पहले हमने S1 में करंट पास करवाया था, नाउ अगर हम इंस्टेड ऑफ S1 के बजाय यहाँ पे, इस वक्त मैंने यहाँ पे करंट पास किया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब करंट पास करवाऊंगा सोलेनाइड S2 में, तब भी हम देखेंगे तब क्या होता है, सेम ही आएगा, देयर विल बी नो डिफरेंस इन इट। तो देयरफॉर नाउ लेट अस फाइंड इफ द current is passed through solenoid S2,
अब देखो, जब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने एक ही पार्ट करना है, आपने वही पे या तो आपने करंट लेना है फर्स्ट सोलेनोइड में इतना निकालना है, या सोलेनोइड S2 में लेना है, एक ही पार्ट करना, आपने दो पार्ट जरूरी नहीं है, तभी मैं स्टार बना के रखूंगा। तो आप चाहे आप वो वाला पार्ट लिखो या ये वाला पार्ट लिखो, मगर मैं आपको दोनों दिखाऊंगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम इंस्टेड एक सोलेनोइड की बजाय, फर्स्ट सोलेनोइड की बजाय दूसरे सोलेनोइड में करंट पास करवाएंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पे अब प्रोड्यूस होगा? अब इंड्यूस्ड ईएमएफ S1 में प्रोड्यूस। अब उल्टा होगा ना, क्योंकि जो काम अब S1 कर रहा था वो S2 करेगा, और जो काम S2 वहाँ पे कर रहा था वो S1 यहाँ पे करेगा। अब जब हमने S2 में करंट पास किया तो इस वहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इसका फायदा है, आप यहाँ पे देखो थोड़ी सी फर्क आपको यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि वो सोलेनोइड S1 इसके अंदर है, तो डिफरेंस यू विल फाइंड इट देयर। तो जब हम करंट पास करवा रहे थे अब सोलेनोइड S2 में, तो देयर पर जब करंट इसमें हमने पास किया तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ बिटवीन द टर्न्स ऑफ सोलेनोइड। अब इन्हीं टर्न्स में अंदर से एक्चुअली सोलेनोइड S1 है, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड सोलेनोइड, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा। जब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा तो सोलेनोइड S1 में क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं करंट लूंगा, वहाँ पे मैंने शायद I1 लिया था, हम कहेंगे इफ करंट I2, ठीक है ना। अगर I2 करंट पास करवाएंगे हम यहाँ थ्रू सोलेनोइड S2, एंड तब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनोइड S1 हम φ1 लेंगे, ठीक है ना। I2 इज द करंट passing through S2 and φ1 is the magnetic flux linked with S1। तो देयरफॉर उस वक्त जो मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनोइड S1 के साथ लिंक होगा वो हम क्या लेंगे? वो हम बेटा φ1 लेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने सोलेनोइड S2 में करंट यहाँ पे पास किया, तो देयरफॉर उसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइनस, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनस, तो इसका इस सोलेनोइड S1 का मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा। तो जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होगा तो अकॉर्डिंग फैराडेज लॉ वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो देयरफॉर वही मैंने कहा कि I2 है करंट जो हमने सोलेनोइड S2 से पास किया, उसकी वजह से φ1 जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो लिंक किसके साथ हुआ? S1 के साथ। तो स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो जो मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 है ये किसके बार? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो तो सिंपली किसके प्रोपोर्शनल है? उसके प्रोड्यूस करने वाले के, दैट इज करंट I2 जो वहाँ पे करंट I2 जो हमने वहाँ पे पास किया सोलेनोइड S2 में, ठीक है ना। तो φ1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा विद द सोलेनोइड फर्स्ट। तो देयरफॉर φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। तो देयरफॉर φ1 विल बी इक्वल टू, फिर से यूज करो, इट विल बी M12, वहाँ पे 2 1 लिया था हमने फर्स्ट केस में, इनटू I2, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट सेकंड, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है ना, वेयर M12 इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनोइड्स इन दिस केस। फिर से अब पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। नाउ मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑलरेडी पता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड सोलेनोइड S2। now magnetic field inside S2, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S2, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली प्रोड्यूस होता है बेटा, कितना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S2 होगा जब हम उसमें करंट पास करा रहे हैं दूसरे सोलेनोइड में, दैट इज B2 इज इक्वलेंट वंस अगेन म्यू नॉट N2I2, है ना, म्यू 0 Ni। तो यहाँ पे चूंकि सेकंड सोलेनोइड हमने कंसिडर किया उसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंगे, तो I2 उसमें हम करंट पास करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ विद ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड, जैसे पिछले केस में हमने किया वैसा ही यहाँ पे भी करना है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S1 के ईच टर्न के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा? दैट इज सिंपली बेटा इक्वलेंट टू B2 इंटू ए होगा ना। ओब्वियसली कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है दूसरे सोलेनोइड में, तो इंटू ए। वाई देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना ये एक्चुअली S1 सारा उसी में लाई कर रहा है, तो ये सिंपली डिपेंड करेगा कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटरनली प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, बिकॉज सोलेनोइड S1 इज रिजाइडिंग विद इन द सोलेनोइड S2। तो देयरफॉर जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो देयरफॉर जो इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो सारा उस मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, एक टर्म की बात कर रहे हैं, और इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन वो हम ए ले रहे हैं। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड वन सेकेंड हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with
S1, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो S1 के साथ लिंक होगा phi1, दैट सिंपली इक्विवेलेंट टू B2A, दैट्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, दैट्स N1, दैट्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू S1, वो हो गया ईच टर्न के साथ, हर एक टर्न के साथ इतना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गया। तो देयरफॉर दैट सिंपली इक्विवेलेंट टू B2A, N1 किसके बराबर है, वो है N1L, आपने देखा जो पहले ही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देयरफॉर B2 को अपना वैल्यू दो, वो बन जाएगा म्यू नॉट N2 I2 A N1L, ठीक है ना। तो देयरफॉर phi1 इज सिंपली इक्विवेलेंट म्यू नॉट N1 N2 I A L, सॉरी I2 है बेटा यहाँ पे, N2AL, ये हमें निकला मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ है सारे सोलेनॉइड के साथ, फर्स्ट सोलेनॉइड के साथ, ठीक है ना। तो देयरफॉर पुट इट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4, देखो ये भी phi1 है, ये भी phi1 है, तो देयरफॉर आपको निकलेगा M12 I2 इज सिंपली इक्विवेलेंट म्यू नॉट N1 N2 I2 AL, I2 तो गया, तो देयरफॉर M12 किसके बराबर निकलेगा आपको बेटा, म्यू नॉट N1 N2 A into L। तो ये निकला हमें म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट सोलेनॉइड विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड, वो निकला था, इससे पहले निकला था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनॉइड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनॉइड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, देखो वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, म्यू 0 N1 N2 AL, ये भी देखो म्यू 0 N1 N2 AL, तो वन इन द सेम थिंग है दोनों। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन दीज टू इक्वेशंस इट इज क्लियर, इट फॉलोज दैट in case of two solenoids the coefficient of mutual induction remains the same। दोनों सोलेनॉइड्स में हम देखेंगे, चाहे आप करंट पहले वाले में पास करो या दूसरे वाले में पास करो, जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना वो दोनों में सेम रहता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं इन एज फार एज बोथ द टू इक्वेशंस व्हिच वी हैव सीन the coefficient of mutual inductance remain the same irrespective of whether the current is passing through the inner solenoid or outer solenoid, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो, हाँ अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर आप कह सकते हो तो N1 M को रिप्लेस करो और इस तरह भी लिख सकते हो आप M12, वो भी यही वही निकलेगा, इसको कैपिटल N1 बाय L, एक L कैंसिल हो जाएगा, वो भी निकलेगा N1 N2 A डिवाइड बाय, चाहे वो देखो ये देखो, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज एक L तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वन एंड द सेम थिंग। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं M12 इज इक्वलेंट टू M21, M12 किसके बराबर है, M2 सिंपली से M के बराबर है, ठीक है ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन, अब जनरल की बात अगर हम करेंगे, जनरली अगर जनरल इक्वेशन आपने लिखनी है तो जनरली हम कहेंगे जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स दैट्स M, चूंकि दोनों के बराबर है, वो किस तरह हम लिखेंगे, म्यू नॉट N1 N2 AL, या वही दूसरा वाला म्यू नॉट N कैपिटल N1 कैपिटल A बाई L, वन एंड द सेम थिंग। तो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इन दिस एक्सप्रेशन A रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड, रिमेंबर दिस थिंग, इस एक्सप्रेशन में जो हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनर सोलेनॉइड जो होता है ना उसका हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया था, ये एक्चुअली हो गया, दिस कंप्लीट्स द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। अब इसका एक केस भी हम इसका एक्चुअली निकाल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम दो कंसेंट्रिक कॉइल्स लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसके साथ ऐड करूँगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, अगर दो कंसेंट्रिक यानी एक दूसरे में जो कॉइल्स होती हैं कंसेंट्रिक कॉइल्स होंगी, इनका म्यूचुअल इंडक्शन भी निकालना है। लाइक दिस, हमारे पास एक कॉइल है, इसका एरिया छोटा है और इट इज़ ओवरवेलमेड, इट इज सराउंडेड बाय अनदर कॉइल जिसका एरिया कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसका रेडियस ऑफ लो R1, इसका रेडियस ऑफ लो R2, बड़ी कॉइल, इनको कहते हैं कंसेंट्रिक कॉइल्स, ठीक है ना। कोएक्सियल कॉइल्स भी हम इनको कह सकते हैं। यहाँ पे हम दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स C1 एंड C2, वन ऑफ स्मॉलर लेंथ ऑफ रेडियस R1 एंड अनदर ऑफ लार्जर रेडियस R2। सपोज अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि करंट अच्छा दूसरी कॉइल में हम करंट पास करवाएंगे, I2 यहाँ पे पास हो रहा है इस कॉइल में C2 में,
अगर हम कहेंगे कि I2 करंट पास हो रहा है इन कॉइल C2, तब मुझे बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बाय दिस कॉइल एट इट्स सेंटर, ये चूंकि ये इसका भी सेंटर है इस कॉइल का, ये इसका भी सेंटर है, यानी करंट में अब पास करवा रहा हूँ इस दूसरे कॉइल से जो आउटसाइड साइड है, तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना एट द सेंटर ऑफ कॉइल, आपने ऑलरेडी ये पढ़ा है, ठीक है ना, तो सिंपली वो बेटा किसके बराबर होगा, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल एट इट्स सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल एट इट्स सेंटर किसके बराबर होगा, क्योंकि B2 हम लेंगे, क्योंकि दूसरी कॉइल यहाँ पे हमने कंसिडर की, पढ़ा है आपने, डेट्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद करो म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई I2 बाई R2 यहाँ पे, हालांकि वो था वहाँ पे हमें इक्वल किसके बराबर था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो था 2 पाई I बाई R। वहाँ पे जब मैंने इक्वेशन निकाली थी वहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके आपको बोला था, वो था बराबर म्यू नॉट बाई 2 I बाई R। हाँ, जब एक्चुअली शायद बाइट-सवार्ट्स-लॉ में हमने ये एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो देयरफॉर वंस अगेन रिमेंबर दिस थिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये वही है। यहाँ पे आप दूसरी कॉइल की बात हमने की, तभी मैंने I2 R2 ये लिया है, अदरवाइज इट इज़ द सेम। तो देयरफॉर वंस अगेन पाई पाई गया, 2 2s are 4, ये वंस अगेन वही निकलेगा जो आपने वहाँ पे निकाला है, म्यू नॉट I2 बाई 2s R2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे चूंकि जो कॉइल C1 है ना, ये छोटी है, स्मॉल है, एंड तो जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इट मे बी कंसिडर्ड टू रिमेन कांस्टेंट ओवर इट, क्योंकि इंटरनली लाई कर रही है, तो देयरफॉर चूंकि ये कॉइल छोटी है, इस कॉइल के अंदर है, तो देयरफॉर जो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल B2 पे, मैग्नेटिक फील्ड B2 जो यहाँ पे एक्चुअली ये कॉइल प्रोड्यूस कर रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसिडर करते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है ओवर इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो इस पे क्या रहती है, कांस्टेंट। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ना इस कॉइल C1 के साथ, वो कितना होगा, एट्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल C1, जो इंटरनली कॉइल है, जो एक्चुअली होल मैग्नेटिक फील्ड में रिजाइड कर रही है खुद, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल C1, वो कितना होगा बेटा, दैट इज फाई विल बी इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होगा, दैट सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बराबर होता है B इंटू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड की वो कौन वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, देखो मैं कह रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे होगा वो सिंपली होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कौन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका एरिया क्या होता है, सर्कल का है, सर्कुलर कॉइल है, पाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर दैट सिंपली इक्विवेलेंट टू B2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सेकंड कॉइल, क्योंकि उसी में रिजाइड कर रही है, इनटू पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है उसका, रिमेंबर दिस थिंग। सो देयरफॉर B2 अभी क्या निकला था, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2s R2 इनटू हो गया पाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये निकला एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द कॉइल विद इन द सेकंड कॉइल, लिंक्ड विद द स्मॉलर कॉइल। अब M अगर हम लेंगे, चूंकि वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगी, चूंकि दो कॉइल्स है, इफ M इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, देन फाई किसके बराबर होगा बेटा, फाई विल बी सिंपली इक्विवेलेंट टू, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो दैट सिंपली मैं लिखूंगा फाई इज इक्विवेलेंट MI2 डायरेक्टली, क्योंकि अब आपको पता है M जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है बिटवीन द टू कॉइल्स, इन दो कॉइल्स के दरमियान, तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ है ना वहाँ पे फर्स्ट कॉइल के पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल। फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखो, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि बेटा जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट है वो हमने M लिया है इन दो कॉइल्स के दरमियान। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस स्मॉल वाली कॉइल के साथ लिंक हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कितना करंट यहाँ पे पास हो रहा है सेकंड कॉइल में, ऊपर वाली कॉइल में। जितना ज़्यादा इस सेकंड कॉइल में करंट पास होगा, इस सर्कुलर कॉइल में, कंसेंट्रिक कॉइल में, सॉरी जो सर्कुलर कॉइल में, इतना ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। तो दैट इज़ वाई, हाँ हम लिख भी सकते थे, चलो मैं लिख भी लूँगा, फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो वही मैंने यहाँ पे चेंज करके कोएफिशिएंट डाल दिया, दैट्स फाई इज इक्विवेलेंट MI2, ठीक है ना बेटा। अब ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो देयरफॉर नाम दो फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड M किसके बराबर आएगा, दैट्स यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होगा, तो देयरफॉर M विल बी इक्विवेलेंट टू, एक्चुअली I2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, चलो मैं लिख भी लेता हूँ, MI2 इज इक्विवेलेंट म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, I2 गया,
तो m किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट पाई R1 square divided by R2. This is coefficient of mutual induction between two concentric coils of different radii. रेडियन इनका डिफरेंट है, तो ये एक्चुअली हमें म्यूचुअल इंडक्शन मिला दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स का।